Hold on, what is the master plan? Hold on, what is this master plan? चाइना, जिसे 21st सेंचुरी का ड्रैगन माना जाता है, Okay. एक ऐसा ड्रैगन जिसे सारे ग्लोबल पावर्स घबराते हैं। I will go ahead and say this. I think the Chinese culture, I think, is fascinating with the dragon, with all of the stuff that they got going on too. The government may suck, but the people and the culture there, I bet, are fascinating. China has deployed dozens of warplanes. That's our fucking president. Jesus Christ, what a joke. फर्स्ट सेंचुरी में पूरे दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसके बगल में एक शेर भी है जो शायद इस ड्रैगन के पर काटना जानता है। इस ड्रैगन के पास कई शक्तियां हैं, लेकिन इस शेर के पास भी कुछ ऐसे हुक्म के इक्के हैं जो इस ड्रैगन को शायद बुमराह की तरह क्लीन बोल्ड कर सकता है। आज इन्हीं हुक्म के इक्कों का इस्तेमाल करके भारत का ये शेर बड़े बड़े एलाइज जमा कर रहा है और चाइना के ड्रैगन को घेरने की कोशिश कर रहा है। शायद आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि ये हुक्म का इक्का इंडिया की आर्मी नहीं, उसके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, उसकी एयरफोर्स नहीं। इंडिया के पास कई हुक्म के इक्के हैं, लेकिन ये हुक्म का इक्का है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम का इंडिया के चाइना को डोमिनेट करने से क्या लेना देना है भाई? अरे इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। आइए इंडिया के इस हुक्म के इक्के के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में Hold on, I want to do something real quick. Just in case, we're going to have notes. Boom. And I'm going to take notes through this video. We're going to figure out China's secret plan. का सीईओ और इंडियन स्पेस प्रोग्राम का नया एक्सपर्ट श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, आपका सीईओ होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि भारत से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके सामने लाएं और देश में एक नहीं बल्कि करोड़ों सीईओ पैदा हों। तो देखिए, ये जो 1900s की सेंचुरी थी जिसे 20th सेंचुरी कहा जाता है, इसे एक बाइपोलर सेंचुरी माना जाता था। इसलिए नहीं क्योंकि इस सेंचुरी के मूड स्विंग्स बहुत होते थे, इसलिए क्योंकि इस सेंचुरी में सिर्फ दो मेजर पावर्स थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो बाकी किसी भी कंट्री को दूल्हे राजा के जॉनी लीवर की तरह चूज करना पड़ता था कि आप इनकी तरफ हैं या इनकी तरफ हैं। लेकिन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट इमैनुअल वॉलरस्टाइन ने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसे वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी कहा जाता था। इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो 21st सेंचुरी आएगी उसमें सिर्फ दो पोल्स ऑफ पावर नहीं रहेंगे बल्कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर रहेंगे, जो कि एक मल्टीपोलर दुनिया को जन्म देगा। 21st सेंचुरी को मल्टीपोलर सेंचुरी माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर्स होंगे, सिर्फ दो नहीं होंगे, जिसमें यूएसए के अलावा चाइना, इंडिया और मिडिल ईस्ट जैसे पावर सेंटर्स भी उभरेंगे। और किस पावर सेंटर के पास कितनी पावर है वो इस बात से साबित होगी कि उनके पास कितने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, कितने पार्टनर्स हैं, कितने सपोर्टर्स हैं। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे गेम ऑफ थ्रोन्स खेला जाएगा 21st सेंचुरी में। और इसके कई प्रूफ हैं, जैसे कि कुछ इंडेक्सेस ये दिखाते हैं कि शेयर ऑफ ग्लोबल पावर जो टॉप 2 नेशंस के पास हुआ करता था वो 1946 में 40% से आज घटकर 30% हो गया। नए नए अलायंसेस भी फॉर्म हो रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे, जैसे ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और क्वाड, जिसमें इंडिया, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन चाइना को बाहर कर रखा है। लेकिन यहाँ हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा लेफ्ट जाना पड़ेगा और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की बात करनी पड़ेगी। मोदी और एस जयशंकर की स्पेस डिप्लोमेसी की बात करनी पड़ेगी, जो इंडिया का एक सीक्रेट वेपन बन सकता है चाइना के खिलाफ। तो देखिए, इंडिया में स्पेस रिसर्च की शुरुआत अर्ली 1920 से ही शुरू हो जाती है। उस समय एस.के. मित्रा, सी.वी. रमन और मेघनाथ साहा जैसे साइंटिस्ट ने स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर रिसर्च शुरू की थी। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ गया था और एक स्पेस आर्म्स रेस शुरू हो गई थी, उस समय में इंडिया के प्रोमिनेंट साइंटिस्ट को भी ये समझ में आया कि अपने खुद का एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। 1962 आते आते इंडिया के फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी ये बात समझ में आ गई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन Of course it was a Vikram. It's always going to be a Vikram or a Vivek, maybe even a Patel. Always are going to be the ones who are going to be developing the state of the future. क्रिएट करने का प्लान बताया, जिसके बाद इंडिया की फर्स्ट स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इनकोस्पार की नींव रखी गई। यही ऑर्गेनाइजेशन बाद में इसरो में तब्दील हो गया। इसकी फॉर्मेशन के पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई का भी बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। 1962 में इनकोस्पार की जब शुरुआत हुई थी तो वो इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर की गई थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। और इसी इसरो में कई इंडियन साइंटिस्ट
साइंटिफिक लुमिनरीज भी आए थे, जैसे रॉकेटरी मूवी के नंबी नारायणन और एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी टीम ने मिलकर इंडिया के पहले साउंडिंग रॉकेट को असेंबल किया था। और आपको वो फेमस पिक्चर याद होगी जिसमें इसे असेंबल किए जाने के पहले साउंडिंग रॉकेट का जो पेलोड है वो एक बाइसिकल पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। 1975 में इसरो ने इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भी डेवलप किया, जिसे सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया के कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च किया गया। 1980s का डेकेड आते आते इंडिया ने खुद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाने भी शुरू किए। धीरे धीरे इंडियन साइंटिस्ट ने PSLV और GSLV जैसे लॉन्चिंग व्हीकल्स की मदद से मून मिशंस भी कंडक्ट किए। देखिए, इंडिया की डेवलपमेंट में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, काफी चीजें हैं जो इंडिया ने अच्छी की है, अच्छी नहीं की है, लेकिन इस मिक्स ट्रैक रिकॉर्ड में भी इसरो जो है वो एक ब्राइट स्पॉट रहा है इंडिया के लिए। अगर आप इसको दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज से खासकर कंपेयर करें, इवन डेवलप्ड कंट्रीज से टू एन एक्सटेंट कंपेयर करें, तो इसरो की परफॉर्मेंस एक्चुअली काफी काबिले तारीफ रही है। हाल में ही इसरो के बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था, जो इंडिया का पहला। No, in all honesty, ISRO's missions and all of it's been super successful. I understand recently that there's been a delay just because there was something that happened out in space. I'm not 100% what's happened with it, but I realized at the beginning of at the end of 2024, December 30th, had a super successful mission. It was very cool to watch live, watch it happen. I'm excited to see more of that comes. लूनर मिशन था और इसने मून पर वाटर के ट्रेसेस भी डिस्कवर किए थे, जो एक बहुत बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू माना जाता था। और इंटरेस्टिंगली चंद्रयान 1 का कॉस्ट 386 करोड़ रुपीस था, जो कि आदि पुरुष मूवी का हाफ है। Yo. उसके अलावा Why is it that like Indian movies though just remind me of like anime just done in real life? Like this just looks like it's the Naruto, it's the Great Shippuden War. You got all the Naruto clones coming up, Madara standing up, getting ready to face the bad guys. What is this shot? Like what is he shooting it to? उसके अलावा मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशंस 2013 में लॉन्च हुए। 2019 में चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुली मून पर लैंड करवाया। अब यहाँ ऑब्वियस सवाल आता है कि भाई शाम, ये कहानी तो ठीक है, लेकिन चाइना के खिलाफ इंडिया का स्पेस प्रोग्राम एक ब्रह्मास्त्र कैसे बन सकता है? अच्छा वाला ब्रह्मास्त्र, ये वाला ब्रह्मास्त्र नहीं। लाइट उस रोशनी का नाम है जो हम सबके अंधेरों से बड़ी है। Is that SRK? I guess that's what happens when every female sees SRK. They're just like, oh. देखिए, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके आज की जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ना? डेवलप कर रही है स्पेस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके। इंडिया ने अमेरिका के नासा, यूरोप के ESA और रशिया के रोसकॉस्मोस के साथ ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशंस में बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स की है। नासा और इसरो ने सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी निसार मिशन 2024 में लॉन्च करने वाले हैं, जो अर्थ के इकोसिस्टम्स, नेचुरल हैजर्ड्स और क्लाइमेट को स्टडी करेगा। इसरो ने यूरोप के ESA के साथ चंद्रयान मिशन पर भी पार्टनरशिप की थी। इसरो ने रशिया के रोसकॉस्मोस के साथ कोलैबोरेट किया था गगनयान मिशन पर, जो इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस He's a clown, so he's like me? मिशन था और जो कि 2024 में शेड्यूल्ड है। इंडिया ने फ्रांस के साथ भी Why am I taking notes? Because I'm a good student. मेगाट्रॉपिक्स सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रखा है, जो 12 अक्टूबर 2011 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के जरिए वाटर साइकिल और ट्रॉपिक्स में होने वाली एनर्जी एक्सचेंजेस को स्टडी किया जाता है। इनके अलावा जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा ने भी इसरो के साथ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स पार्टनरशिप पर अपनी मुहर लगाई है। इस पार्टनरशिप के तहत लूपेक्स मिशन के लिए जापान लूनर रोवर देगा और इंडिया उस रोवर को कैरी करने वाला लैंडर देगा। इस मिशन की मदद से मून पर मौजूद वाटर की क्वांटिटी का पता लगाया जाएगा कि भाई पानी है कितना वहां पर, किस फॉर्म में है ये वाटर और लूनर सरफेस पर कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में भी पता लगाया जाएगा। इन पार्टनरशिप्स के थ्रू इंडिया और खासकर इसरो अपने आप को स्पेस रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में एक ग्लोबल प्लेयर What's up, Subhash? Hey. एस्टैब्लिश कर रहा है। इसरो का जो कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, काफी देशों को सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। 2018 से 2022 के बीच में 177 फॉरेन सैटेलाइट्स इसने लॉन्च किए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, इजराइल, इटली, जापान, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। और इनसे इंडिया ने $94 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज भी जनरेट किया है। पाकिस्तान भी सोच रहा होगा इस समय कि यार, मेहनत और ईमानदारी से भी पैसा कमाया जा सकता है। ये
Pakistan's looking like that, like they can earn money through hard work. Yeah, they're not gonna do it. They're gonna be like, fuck that. We'll just blow them up and go over there and take their shit. कौन सी टेक्निक है यार? और देखिए What kind of technique is this? कंट्रीज के साथ तो स्ट्रेटेजिक True. पार्टनरशिप्स डेवलप की ही जा रही हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जिनको आजकल ग्लोबल साउथ भी बोला जाता है, उनके साथ भी इंडिया कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स डेवलप कर रहा है स्पेस प्रोग्राम में, जहां पर इंडिया को चाइना के खिलाफ एक कंपेटिटिव एज मिल सकती है। क्योंकि अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया It seems like places that like Pakistan that I think of just mostly being dominant by Islam with Muslims, they try to spread the Sharia law like America tries to spread democracy. दुनिया के कई Like, yo, is there any democracy over there? No, we gotta go over there and introduce them to that. डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों को स्पेस सेक्टर में ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहा है। जैसे साल 2017 में इंडिया ने कई इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देशों के साथ मिलकर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए GSAT-9 सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये सैटेलाइट टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और डायरेक्ट टू होम टेलीविजन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान जैसे देशों में प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इंडिया ने नैनो सैटेलाइट असेंबली और ट्रेनिंग के लिए उन्नति प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो। ये डेवलपिंग कंट्री के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को नैनो सैटेलाइट असेंबली में ट्रेनिंग देगा। 2018 में अनाउंसमेंट के बाद लगभग 60 कंट्रीज ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा इंडिया ने समय समय पर अपने करीब नेबरिंग देशों को भी काफी मदद दी है। इंडिया ने भूटान के लिए भी एक स्पेशल सैटेलाइट डेवलप किया था, जिसे INS_2 भी कहा जाता है। इसे इसरो के PSLV C-54 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। पिछले ही साल इंडिया ने भूटान की कैपिटल थिम्पू में इंडिया भूटान सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन भी इनॉग्रेट किया है। They delivered democracies with F-16s as soon as the oil is discovered. Yeah, they're like, oh, oil is over there? Do they have democracy? Okay, well, it has nothing to do about the oil, but let's go over there and spread some democracy. इसरो ने नाइजीरिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं। इंडिया ने ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जिससे अफ्रीकन कंट्रीज में भी बेहतर कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी डेवलप की जा रही है। इन सैटेलाइट्स की वजह से वहां पर बेहतर इंटरनेट, बैंकिंग, गवर्नेंस, एजुकेशन और रीजनल सेक्टर्स में कम्युनिकेशन बूस्ट हुआ है। साथ ही वेदर फोरकास्ट और बेहतर कैलामिटी प्रेडिक्शन भी। Yeah, I can understand over there in Pakistan that they have some cultural things that are just so ingrained. Having little harem boys, it's a lot of things that in the West we demonize. It's just I don't understand the humanness in some of the things that they practice. किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में भी इंडिया ने सिग्निफिकेंट स्पेस कोऑपरेशन डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल इंडिया की PSLV ने हाल में ही UAE के पहले नैनो सैटेलाइट यानी नईफ 1 को लॉन्च किया था, जो एनवायरमेंटल स्पेस डेटा कलेक्ट करेगा। सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में एक MOU साइन किया गया, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, नेविगेशन सिस्टम्स, रिमोट सेंसिंग, मीटियोरोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट पर सऊदी अरेबिया की स्पेस प्रोग्राम और इसरो कोलैबोरेट करेंगे। इंडिया ने ओमान के साथ भी एक MOU साइन किया है, जिसमें इंडिया ओमान को असिस्ट करेगा स्पेस रिसर्च, स्पेस साइंस, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन में। अब यहाँ पर हमारी कहानी का अगला पड़ाव आता है और अगला सवाल आता है कि भाई ये इंडिया के लिए एक कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे बन सकता है? क्यों ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और S जयशंकर के द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक है? वेल, इसका आंसर जानने के लिए हमें इंडिया और चाइना के बीच में जो डिप्लोमेटिक फिलॉसफीज का डिफरेंस है वो जानना पड़ेगा। देखिए, चाइना की डिप्लोमेसी को अक्सर एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी माना जाता है, जहां पर वो बुलिंग और जबरदस्ती करते हैं दूसरे देशों के साथ। चाइना के प्रीवियस एक बहुत फेमस लीडर थे डेंग शाओपिंग। उनकी स्ट्रेटजी थी कीपिंग अ लो प्रोफाइल, कि भाई दुश्मन देशों को या दूसरे देशों को ये जानने मत दो कि हमारे पास कितनी ताकत है, एक लो प्रोफाइल बना के अंधेरे में चुपचाप काम करते रहो। लेकिन चाइना का जो नया लीडर है शी जिनपिंग, उसकी पॉलिसी बिल्कुल उल्टी है। उसकी पॉलिसी अग्रेसिव और असर्टिव है। शी जिनपिंग के इस अप्रोच को वॉरियर वुल्फ डिप्लोमेसी कहा जाता है, व्हिच लेट्स बी ऑनेस्ट इज अ वेरी कूल नेम। चाइना को अपने सारे सेक्टर्स को ऐसे कूल नेम देने चाहिए, जैसे कि क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, एनवायरमेंटल पॉलिसी और हाउस ऑफ 1000 डैगर्स। That's some cool ass names. That's like from some kung fu movie shit. टैक्स पॉलिसी बेसिकली ये वॉरियर वुल्फ डिप्लोमेसी एक असर्टिव और कॉन्फ्रंटेशनल स्टाइल है डिप्लोमेसी का, जिसमें चाइना अग्रेसिवली अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत को डिस्प्ले करके अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करता है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि चाइना साउथ चाइना सी में किस तरह से बिहेव कर रहा है।
कुछ समय पहले चाइना फिलीपींस और वियतनाम यहाँ तक कि जापान पर भी Good morning, Jay. चाइना सी में काफी प्रेशर बना रहा है, काफी दादागिरी कर रहा है। सबकी खुजली का इलाज है, चाइना की खुजली का कोई इलाज नहीं। इस रीजन में देखिए चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं और उनको मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन की रूलिंग के बावजूद चाइना अपने अग्रेसिव स्टांस पर कायम है। इंडिया के साथ भी चाइना ने काफी अग्रेसिव स्टांस लिया है। इंडिया के साथ भी चाइना के क्लैशेस Really? I thought with the unification of BRICS, or really not the unification, but the start of BRICS, which is Brazil, Russia, India, China, South Africa, I thought that we would see more of an alliance and more friendliness towards each other. हो चुके हैं जैसे डोकलाम में और गालवान में, लेकिन थैंकफुली इंडिया ने चाइना के लैंग्वेज In में Kartaka चाइना को too? जवाब देना सीख लिया है। 38 Chinese troops perished in Galwan. India gave much more than a bloody nose. आज Yeah, I remember learning about this. के समय पर चाइना के 12 देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। चाइना इज बेसिकली लाइक कि अगर दुनिया का सबसे घटिया आदमी आपका पड़ोसी हो, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का जॉफ्री बराथियन अगर आपका पड़ोसी हो, या बैटमैन का विलन जोकर अगर आपका पड़ोसी हो। Some men just want to watch the world burn. Ain't that the truth? What a great movie this was. And honestly, Christian Bale was a good Batman, but him being as Alfred just delivered so much more weight to the fucking movie. उसके ऊपर से ये जो अग्रेसिव डिप्लोमेसी है चाइना, Australia too, yeah. Australia is a place. डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी। I'm gonna say Australia is a place of just a bunch of prisoners, it's just and generations from then of just prisoner island people. Never met a good Australian. Never met one. अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना कई डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बड़े बड़े अमाउंट्स देता है गरीब देशों को। ये गरीब देश बेचारे इतने पैसे देख के दिमागी घूम जाता है, और जब ये देश इन लोन्स को रिपे नहीं कर पाते तो चाइना उन्हें अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स चाइना के कंट्रोल में डालने के लिए मजबूर करता है। श्रीलंका Like I know this may be like a little racist against Australians, but like, have they ever done anything for the world? Have they ever produced anything? I mean, realistically, the only thing they've done recently is rob India of, a cricket title. But like, का हम्बन टोटा पोर्ट इसका एक प्राइम एग्जांपल है, जिसमें श्रीलंका अपना डेट नहीं रिपे कर पाया और उसे हम्बन टोटा पोर्ट को 99 इयर्स के लिए kangaroos? Yeah, so they gave us animals like boxing mammals that can fight back. चाइना को लीज पर देना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और मालदीव्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर चाइना का सिमिलर कंट्रोल है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज पर भी इकोनॉमिक सैंक्शंस और प्रेशर्स लगाए हैं। जब ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की ओरिजिन पर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की थी, और जब ऑस्ट्रेलिया के कुछ पॉलिटिशियंस ये हिंट कर रहे थे कि ये बीमारी चाइना के लैब से आ सकती है, तब चाइना ने वाइन, बार्ली और बीफ इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया पर बहुत भारी इकोनॉमिक नुकसान हो सकता था। इस तरह के सैंक्शंस चाइना की कोऑर्सिव, असर्टिव, अग्रेसिव डिप्लोमेसी को हाईलाइट करते हैं। उसको आप कंपेयर कीजिए इंडिया के डिप्लोमेटिक अप्रोच से। इंडिया वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसका एम्फेसिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर बेस्ड है। इंडिया अपने आप को एक विश्व मित्र की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। मतलब भाई, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, बेसिकली सबसे दोस्ती है हमको। आज के टाइम में इंडिया इसी फिलॉसफी को अपने फॉरेन पॉलिसी में भी इंप्लीमेंट कर रहा है। इंडिया की आर्मी रेगुलरली यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इन्वॉल्व रहती है, दुनिया में शांति बनाने के लिए। हमारे सोल्जर्स कॉन्गो, साउथ सुडान, लेबनान जैसे देशों में जाकर I'm not gonna lie, this coming from Sham sounds like it's a little biased. शांति बनाए रखने में Sounds like it's a little biased. पैंडेमिक के समय पर भी इंडिया ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसमें भारत ने 96 कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई किए थे, इंक्लूडिंग नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी। इसमें एक अनफॉर्चुनेटली नमक हराम देश को भी हमने वैक्सीन प्रोवाइड किए थे। समझ रहे हो समझ रहे हो आप? इस इनिशिएटिव की वजह से इंडिया की ग्लोबल जो इमेज है वो बहुत स्ट्रांग हुई, क्योंकि एक ऐसे समय पर जब दुनिया के सो कॉल्ड सुपर पावर्स खुद के देश के लिए वैक्सीन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पा रहे थे या डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे, उस समय इंडिया पूरी दुनिया की मदद कर रहा था। श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी तो इंडिया ने उनको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको फाइनेंशियल एड दी, फूड सप्लाईज और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की। नेपाल में अर्थक्वेक के बाद इंडिया ने उनको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इकोनॉमिक एड और रिलीफ मटेरियल्स और रिकंस्ट्रक्शन की हेल्प प्रोवाइड की। जब पापुआ न्यू India has just a good image, especially in China. Around the world, it seems like India right now is just seeming like its whole image is going through like a rebrand right now, and it's a very successful campaign.
गिनी में भारी भूकंप आया था जिसमें 2000 से ज्यादा Like the new DLCs that are coming to India are going to be insane. Insane DLCs. मासूम लोगों की जान Can't wait. गई थी, तो उसमें भी भारत ने उनको डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश नहीं की, बल्कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की। और इसी वजह से ग्लोबल साउथ के कई लीडर्स ने इंडिया के इनिशिएटिव्स की खासकर तारीफ की है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने कहा कि इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने बहुत सारी जिंदगियां बचाई हैं उनके देश में। उन्होंने पीएम मोदी को पर्सनली थैंक किया। ब्राजील के एक्स प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने भी इंडिया की वैक्सीन शिपमेंट्स का बड़ा धन्यवाद किया और इंडिया को एक ग्रेट पार्टनर बोला। नेपाल और श्रीलंका के लीडर्स ने भी इंडिया के टाइमली मदद के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। भूटान, मॉरिशस, डोमिनिकन रिपब्लिक, नाइजीरिया जैसे देश भी इंडिया की लीडरशिप की सराहना करते हैं। Due to the heartwarming goodwill of friends and partners, including India, whose vaccine Maitri initiative enabled the full first round of vaccination for our adult population. I would here like to place on record our deepest gratitude to the government of India for the generous donation of 100,000 doses of the AstraZeneca vaccine. I think the stars have aligned for India. India now has a seat at the table. And India is taking us on board. India is investing in humanity. You guys hear that? You guys hear that? The globe right now is just on Indians' glizzy. When India is successful, they give you the tools also to be successful. I want India to know that the rest of the global south is with you. पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मारापेने ने तो इंडिया को लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ भी डिक्लेयर कर दिया। जो काम चाइना इतने सालों में इतने पैसे डुबाकर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और जबरदस्ती और अग्रेशन के साथ नहीं कर पाया, वो इंडिया ने शांति से इन देशों की मदद करके अचीव किया है। और एग्जैक्टली यही इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी की जो स्ट्रेटजी है, ग्लोबल साउथ के देशों को उनके स्पेस प्रोग्राम्स को मदद करने की। India's education system is the worst in the world right now. But with AI and the implementation of it, and hopefully there's legislation to push it through, not hold it back, to help educate everyone and even get like technology, Wi-Fi, Starlink, if even out to these rural areas and then develop that with infrastructure. Ooh! I'm telling you, future DLC is going to be crazy. को फॉलो कर रही है और अपने आप को ग्लोबल स्पेस रिसर्च में एक रिस्पॉन्सिबल और एक रिस्पेक्टफुल लीडर की तरह एस्टैब्लिश कर रही है। देयरफॉर आप देखिए कि इससे इंडिया को क्या लाभ हो सकता है। आप देखिए इस समय पर चाइना की इमेज दुनिया में कितनी खराब है। सीजन 8 ऑफ गेम ऑफ थ्रोन से भी ज्यादा खराब। The Night King is coming. You know nothing, Jon Snow. The dead are already here. आदि पुरुष से भी ज्यादा खराब। Oh hell! Oh hell no! Oh hell no! ऐसे Pep? में इंडिया बिना किसी स्ट्रिंग्स अटैच तरीके से इन देशों की मदद कर रहा है। ये डेफिनेटली इंडिया के ग्लोबल स्टैचर के लिए एक अच्छी चीज है। इन देशों में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करेगा। इससे इंडिया को सेल्फिश फायदा भी है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। स्पेस प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करने से जॉब्स क्रिएट होती है, इकोनॉमी की बूस्ट होती है। यूएस ने स्पेस प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करके जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग और इम्प्रूव टेलीकम्युनिकेशंस जैसे एवरीडे टेक्नोलॉजीज का भी ओरिजिन किया है। सिर्फ 2023 में इंडिया ने 424 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, जिससे इंडिया को $174 मिलियन का फायदा हुआ। इंडिया की जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है वो 2020 में नियरली $10 बिलियन की वैल्यू पर थी और 2 to 3% ग्लोबल स्पेस मार्केट इंडिया के कंट्रोल में था। ये माना जाता है कि इंडिया की स्पेस इकोनॉमी का वैल्यू 10 बिलियन से बढ़ के 2025 में 13 बिलियन होने वाला है और 2030 में इंडिया 10% ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के मार्केट शेयर को कंट्रोल करेगा और वो शेयर 2030 के डेकेड में और भी इंक्रीज होने वाला है। इंडिया ने जो अपने स्पेस सेक्टर को 2020 में प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया है, उससे स्पेस सेक्टर में 400 प्राइवेट कंपनीज आई हैं, इंक्लूडिंग 140 स्पेस टेक स्टार्टअप्स। Wow. स्काईरूट पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने So is space really filled with that much minerals? Like, do we really got to go out? Do we find oil out in space? It can't be because America's not out there yet spreading it like it's democracy. इंडिया में एक रॉकेट लॉन्च किया है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसरो भी जो है वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के बजाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा चांस दे रहा है, जैसे लार्सन एंड टूब्रो और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करने की वजह से एक स्किल्ड लेबर फोर्स भी डेवलप हो रहा है, जो स्पेस के अलावा एरोस्पेस, डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करने। Yeah, I'm not gonna lie. Especially if you blur this image out, this almost looks like the Freemason kind of imagery. Is this kind of like some secret society stuff that I'm looking at that's trying to be like hidden and subliminal messages?
वाला है। इससे देखिए इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी मिलती है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मिलती है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने देखा है कि वेस्टर्न देश किस तरह से गैंग अप करते हैं और जिन देशों को नहीं पसंद करते उन देशों से की टेक्नोलॉजी विदहोल्ड कर लेते हैं। रशिया में सारे ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर सब बैन कर दिया गया। एप्पल के, गूगल के मेजर ऐप सारे बैन कर दिए गए। कई बैंकिंग सर्विसेज वहां पर बैन कर दिए गए हैं। तो इससे इंडिया को भी सीखना चाहिए कि चलिए आज दोस्ती हो रही है, कल को क्या पता। तो इसलिए इंडिया को भी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डेवलप करनी बहुत जरूरी है। इसरो के पास आज अपनी ऑल वेदर सर्वेलेंस सैटेलाइट है। ये मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए क्रूशल मानी जाती है। इंडिया के पास कार्टोसैट 2 नाम की एक एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज है, जिसका इस्तेमाल मोदी जी इटली में भी खबर रखने के लिए करते हैं शायद। Yo, the Italian prime minister is just going crazy right now with Modi, with Elon. Like it's like these are the type of political leaders I would want to see ruling the world, right? Or like at least being the ones pulling the strings. People who can have a smile, who isn't fake, who are authentic, and most importantly, just love their fucking country. ये बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करती है। इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने में ये सैटेलाइट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान इंडियन सैटेलाइट्स ने रियल टाइम इमेजेस प्रोवाइड करके हमारी फोर्सेस को की टैक्टिकल डिसीजंस Do they लेने really? में थी। I don't think there's any controversy or anything talking about an affair. Are you talking about the Italian prime minister and Elon? स्टेशनरी सैटेलाइट सीरीज के कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं इंडियन फोर्सेस को। ये सैटेलाइट्स वॉर सिचुएशंस में मिलिट्री कम्युनिकेशंस को सिक्योर रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए कि जब कारगिल वॉर हुआ था तब इंडियन आर्मी को वहां की जीपीएस डेटा चाहिए थी, जो उस समय अमेरिकन गवर्नमेंट मेंटेन करती थी, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस समय इंडिया को वो डेटा देने से मना कर दिया था। उसी तरह जैसे महीनों तक आपके चहेते इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के पोस्ट के नीचे वाओ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जैसे वाहियात मैसेजेस भेजने के बाद भी उसने Are we really hating on the girls again for having some beautiful real ass state? You know, some great assets that they're born with and they're shaking it off on the internet and getting the attention from? Are we really hating on that again? आपको भाव नहीं दिया। You know who you are। और इस वजह से इंडिया ने अपनी जीपीएस जीसैट सैटेलाइट डेवलप की है ताकि उनको अमेरिका जैसे Her nudes got leaked? देशों पर डिपेंड ना होना पड़े इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए। इसरो ने जीपीएस के अल्टरनेटिव में अपना नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है। आज भारत के पास इजराइल के आयरन डोम की तरह एक आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हालांकि आयरन डोम का रेंज 70 Why is this being portrayed like it's Call of Duty? Like, okay, don't worry. They got a cruise missile. Don't worry. We got a counter airstrike. मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हालांकि आयरन डोम का रेंज 70 किलोमीटर Ew! Gross! Let me see for science. है। आकाश का सिर्फ 25 किलोमीटर है। इसी वजह से इंडियन आर्मी इसरो के साथ मिलकर 2028 तक अपनी इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी डेवलप कर रही है, जिसकी रेंज आयरन डोम से भी 5 गुना ज्यादा होगी, यानी 350 किलोमीटर। और फिर आते हैं इंडिया का जो तीसरा बड़ा बेनिफिट है, वो है इंडिया के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। जैसा कि मैंने कहा, ये 21st सेंचुरी में मल्टीपोलर दुनिया में जो सबसे बढ़िया और स्ट्रॉन्ग अलायंसेस और पार्टनर्स जमा कर पाएगा। तो इस समय चाइना को अगर आप देखें तो ऑब्वियसली आप अगर किसी देश को डेट ट्रैप में नहीं फंसाएं, उल्टा उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में उनका हाथ बटाएं, तो वो ऑब्वियसली चाइना के बजाय आपको पसंद करेंगे। तो चाइना और आपके बीच में चूज करने के लिए उन देशों के पास चॉइस काफी आसान होनी चाहिए। एक ऑप्शन टेस्ला है और दूसरा ऑप्शन वो फ्लिंटस्टोन्स वाली गाड़ी है जिसको पैरों से ऐसे चला चला के चलाना पड़ता था। तो बेसिकली देखिए, Not gonna lie, I did watch it. ये Yo. टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। स्पेस रिसर्च जो है वो टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पर है। ये ना सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है, बल्कि जैसा कि Yo, everyone was talking about AI earlier. Tell me that this is not made by AI. ये बड़े है, बल्कि जैसा कि Like, look at that. पर है। This is just a cool background. ये ना सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है, बल्कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भी ये बड़े बड़े एडवांसमेंट्स कर रहा है। तो अपनी स्पेस रिसर्च को कटिंग एज पर रखकर और अपनी स्पेस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इंडिया Okay, I hear you, Sharm, and I got this. So we got some notes from this. So India's apparently secret plan, or at least from what I'm getting, to take over China. Is that really in the geopolitics? We need to understand that it's like modern day Game of Thrones.
right? And India's secret weapon is space. And maybe because the US have possible relationships with aliens. I don't know, but I was kind of getting this vibe. But India's real secret weapon is Ranbir Kapoor. Not really, it's just SRK. Japan and India work together for space programs. This is good for humans. We like seeing coexisting. We like seeing collaborative efforts. This is good. Unispace and mini satellites. I guess this is what is being developed now, and that Unispace is the idea that space is kind of like the 7 Seas, where nobody can own space, that we got to work together as humans to get out into space and work together, and having mini satellites just as another way for more internet to be around, just a better global infrastructure on the internet. China is bullet tactics and policies, and now with Xi Jinping as the way of the warrior wolf diplomacy, and has some really cool names to their stuff. And granted, I think that this is once more a video. I'm not disrespecting Sharm. I think he's kind of disrespecting China, or not giving them enough credit in terms of like innovation and gaming and drone technology. There's a lot of stuff that China has innovated, specifically in their games recently within the past 2 years, that it's no longer a Chinese knockoff where it's seen as something lesser. Now the Chinese knockoff has surpassed the original copy of what it was trying to quote unquote knock off. India's power is a soft power with peaceful existence. I like this. India just seems to be pro-human. And I am pro-human. I am pro-human soul. I love this. Right? And I want to see the best of the best. So I don't care if you're a chick who's blonde with blue eyes. If you're the smartest, most educated person in that field, you should leave that field. I don't care, right? But India's rebrand has legitimately gone crazy. Y'all's rebrand is insane from what, at least in America, for me growing up, what I thought India was like, was seeing some of the TikToks and stuff that you see, to what it's going to be now and into the future. Ooh, DLC is going to go crazy. Gonna go crazy. And India's goal supposedly was to hold 10% of the space sector. Hell yeah. I mean, that's a good goal. I mean, I think with the ISRO, it's very possible. I really think that its only competition right now was with SpaceX, NASA, and China. So that's, I mean, you can even work your way up to 25%. And India wants to develop strategic autonomy, and America needs to learn from this. America really does, because it seems like our policies are literally being made to hold us back. And the rest of the world is not going to follow our policies. They're not going to respect our policies. They're not going to think they're the right policies. So if we're trying to compete on the field with one arm behind our back, the rest of the world not only has 2 arms out, but they also have like a bow and an arrow, and they're getting ready to fuck us up. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch, twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.